खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने जब आते हैं तो कोशिश हमारी रहती है कि आपको खबर, तजिया, तबसरा बताएं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करें, बल्कि आपको मुल्क से बाहर क्या कुछ चल रहा है, दुनिया भर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है। सुबह सुबह आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपका साथ हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम सलाम जेके में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इनबॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी आरा हम तक पहुंचाइएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज चूँकि मंगल है और हस्बे वादा आपके सामने जब आते हैं तो हर दिन कोशिश हमारी ये रहती है कि शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से करें। मई की 24 तारीख है। आज और कल इंतहाई अहम दिन है, कुछ अहम बातें हो रही हैं, आज हो चुकी हैं। कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन माजी में 24 तारीख को क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके सामने माजी के जरोके से, माजी के पन्ने से लेकर आए हैं आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ, शुरुआत कीजिएगा। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक साथ रहेगा। आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। ख़ास क्या है, 24 तारीख है आज और 24 तारीख क्या बताती है। माजी में कुछ अहम वाक़यात आज के दिन हुए हैं, वो आप तक पहुँचाएंगे। अहम मालूमात तारीख में आज के दिन के हवाले से। 1875 में आज ही का दिन था जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के अंदर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बुनियाद रखी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉलेज और उसके बाद अब जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज के वक्त में मशहूर है। 1994 में आज ही का दिन था जब बिना सऊदी अरब के अंदर हज की तकरीब के दौरान भगदड़ मची। 250 से जायद आज़मीन जान गंवा बैठे थे, आज से ठीक 28 बरस कबल। 1985 में बांग्लादेश के अंदर समुद्री तूफान आया और 10,000 अफराद ने अपनी जान गंवाई। 2.5 लाख लोग 1985 में 24 जून को आए तूफान में आदादोशुमार से पता चलता है कि बेघर हो गए थे, जबकि 10,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई थी। साल था 2000। जुनूबी लेबनान पर आज ही के दिन 22 साल कब्जे के बाद इजरायली फौज का बिलाखिर इनखला हुआ था। लेबनान पर जो कब्जा तकरीबन 22 वर्ष कबल किया गया था 1978 के बाद, साल 2000 में 24 जून को इजराइल की फौज की जानिब से वो ख़त्म किया गया। 1915 में थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्रिप इजाद की। आज ही का दिन था 24 तारीख को साल 1915 में। 2004 में शुमाली कोरिया ने, जिसे आप नॉर्थ कोरिया कहते हैं, मोबाइल फ़ोन पर मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया, जब यहाँ पर कई लोगों पर इल्ज़ामात लगे कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं और मुल्क में जो अहम चीज़ें होती हैं उसकी मालूमात अमेरिका या बाकी लोगों तक पहुँचाती, यानी जासूसी का इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों पर लगा, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया 2004 में 24 तारीख को। 2014 में आज ही के दिन थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म यांगलिंग शिवात्री, जिन्हें फौजी बगावत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, 8 बरस उनकी गिरफ्तारी के बाद आज मुकम्मल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को। साल था 1689 जब बरतानवी पार्लियामेंट ने आज ही के दिन जो प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं उनको मजहबी आज़ादी की ज़मानत देने का ऐलान 24 मई 1689 को लिया। और आज के दिन सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के होते हुए भी माजी में होता रहा है, जिसकी उम्मीद आज भी बरतानिया के अंदर की जा रही है। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात। अब जरा बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज बैनुल-अक़वामी खबरों से सलाम जी की शुरुआत करेंगे। चलिए जी, आज की शुरुआत जो है वो सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रात कैसे गुजरी है और पाकिस्तान में आने वाले दिन क्या कुछ कह रहे हैं, उसकी अक्कासी 2 दिन से हम कर रहे हैं कि आज़ादी मार्च से कबल पाकिस्तान में हलचल हो रही है तेज़। मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं को घरों पर छापेमारी हो रही है और कई लीडरों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के दौरान गोली चलने से पाकिस्तान पुलिस के कांस्टेबल भी जान बहक हुए हैं और अब सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया। पंजाब सूबे के अंदर पीटीआई के कई रहनुमाओं के घरों पर छापामारी रात भर होती रही और दर्जनों पीटीआई लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के दौरान एक जगह पर गोली चली, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हुआ है। और जिन घरों पर रेड्स हुई हैं, जो तफसीलात जियो, ARY और दीगर पाकिस्तानी ज़राए से सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्म्ड और पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से मोहम्मद अजहर
का घर जो लाहौर के अंदर है उस पर पहले छापामारी हुई और अजहर के बारे में माना जा रहा कि ये इमरान खान के काफ़ी करीबी है। और उसके साथ साथ पीटीआई के साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फारूक जावेद जो घर पर मौजूद नहीं थे लेकिन वहां पर छापामारी हुई है। उसके साथ साथ लाहौर के अंदर महरीन नेमतुल्लाह ताज उसके घर पर छापामारी हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। मलिक इश्तियाक, यासिर गिलानी और दर्जनों जो लीडर्स हैं उनके घरों पर जो है वो लगातार छापामारी हुई है। और ये छापामारी कब हुई है उसका भी ज़रा ख्याल रखिएगा। आपको याद होगा कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो उससे पहले फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इशारा दिया था कि इमरान खान के आज़ादी मार्च से कबल हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने से गुरेज करे और अगर ऐसा किया गया तो अमन कानून की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। और फिलहाल सूरत हाल पंजाब के अंदर उसी तरीके की बन रही है। पंजाब के अंदर कई लीडरों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें साबिक एनर्जी मिनिस्टर हम्माद अजहर, उस्मान डार, बाबर अवान, उनके घरों पर छापामारी हुई और गिरफ्तारियां भी हुई है। और जब हम एक तरफ से गिरफ्तारियों को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ से कल ही पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान का बयान भी सामने आया है और गैर मुल्की नशरियाती इदारे के साथ कल उनका एक तवील इंटरव्यू आया है जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा व्यू किया जा रहा है। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सलामती सूरत हाल से लेकर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बैरूनी ताकतें हुकूमत को चलाने की कोशिशें कर रही हैं इस पर भी अपनी आज़ादाना बात रखने की बात रखी है। इमरान खान का मानना है कि डोनाल्ड ल्यूई जो इस वक्त भी एक अहम तरीन मनसब पर अमेरिका के अंदर फाइज है उसे पूरी से बेशतर निकाला जाए, एक मुतालबा उनका है अमेरिकी हुकूमत से। दूसरा उनका मानना है कि डोनाल्ड ल्यूई वो एक ऐसा आदमी है जो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराकर मुंतखबा हुकूमत जो उनकी है उसको लाया जाए। तीसरी बात जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सामने आई है वो ये आई है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान के साथ राब्ते में नहीं रही, यानी जब वो वज़ीर आज़म भी थे तब भी ज़्यादा राब्ता नहीं था और जब वो बाहर आए हैं तब भी कोई राब्ता नहीं है। ताहम उनका मानना है कि सेंट्रल एशिया के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ल्यू अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स को देख रहे हैं, वो इंतहाई एरोगेंस है, यानी वो इंतहाई इस दर्जे का आदमी है जिससे इस सेंट्रल एशिया की पूरी सियासत खराब हो सकती है। इसलिए डोनाल्ड ल्यू को हटाया जाए, मुतालबा किया है जी इमरान खान ने पाकिस्तान से। कल CNN के साथ एक तफसीली इंटरव्यू उनका आया है जो दुनिया भर के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है और उसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार फिर जहां भारत की वजारत खारजा की पॉलिसी का हिस्सा देते हुए ये साफ कर दिया कि अमेरिका के इंतहाई नज़दीक होने के बावजूद भी रूस के साथ जिस तरीके से तिजारती मामला चलाए गए हैं, मुल्क के अंदर इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है, इसका उन्होंने कल भी एक एतराफ़ किया। दूसरी तरफ से जो मौजूदा सूरत हाल है, इकनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान की बन रही है, उस पर भी गहरी तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि माईशत इंतहाई बेहाल है और आने वाले दिनों में अगर सही तरीके से मुल्क को नहीं संभाला गया तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इधर शहबाज शरीफ का पलटवार करते हुए साफ कर दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर अफवाहबाजी से हालात को खराब करने की कोशिश की है, अब कार्रवाई होगी। और तुरंत जब ये बयान सामने आया तो उसके फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर कई शहरों के अंदर छापामार कार्रवाइयां हुई। अब याद रखिएगा कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि कल मार्च का पहला दिन है, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए और पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉक से वाबस्ता लोग इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मार्च होने से पहले ही कुछ बड़ी खबर भी मिल सकती है। अब ये बड़ी खबर क्या सरकार के साथ पैचअप होगा, शायद वो मुमकिन नहीं है। तो क्या आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट के लोग एक बार फिर सामने आएंगे? इस पर 70% आबादी का मानना है कि हाँ इस तरीके का हो सकता है क्योंकि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी शायद इस तरीके का माहौल देखना पसंद नहीं करेंगे जहां पर इस वक्त मुल्क के हालात यानी पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान पिछले 1.5 महीने से जिस तरीके से क्राउड पुलिंग कर चुके हैं और जिस तरीके से होमवर्क किया है उसकी अक्कासी ये हो रही है कि इस्लामाबाद आते आते डरना बहुत बड़ा होगा और वो शायद हुकूमत के लिए सही साबित नहीं होगा। कई तज्जिया निगार पाकिस्तान की तरफ से ये कह रहे हैं और उनका मानना है कि ये सियासत जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है इसका असर साउथ एशिया पॉलिटिक्स पर आने वाले दिनों पर
बहुत ज़्यादा गहरा पड़ सकता है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर सबकी नजरें कल सुबह से आप देखेंगे, चूंकि तैयारियां रात से ही चल रही हैं और लोगों का वहां पर हुजूम इकट्ठा होते नजर आएगा। सुबह सुबह बाद दोपहर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि आज़ादी मार्च जो है वो श्रीनगर शाहरा पर इस्लामाबाद के अंदर निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारियां हो रही हैं और बहुत सारे लोगों पर छापेमारी, जिसे इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ये असली चेहरा नून लीग की हुकूमत का है, जो अयां होता है कि उन्होंने क्या कुछ करना था, जो उनकी हिकमत अमली थी, और ये सियासी इंतकाम गिरी है। दूसरी बात कि कल ही पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो हालात को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अभी तक ये मानते हैं कि शायद आने वाले 2-3 दिनों के अंदर न सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, बल्कि शायद तशद्दुद भी इस्लामाबाद के अंदर हो, ऐसी सूरत हाल बन रही है। खून खराबा भी नेशनल कैपिटल के अंदर हो सकता है और इंतजार इसका कल 3-4 बजे तक का, चूंकि इमरान खान का खिताब इस्लामाबाद के अंदर होगा। इसमें क्या बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब के अंदर दफा 144 रात को ही नाफिज कर दिया गया था जब ये छापामारी चल रही। अब जो पाकिस्तानी जराया हमें बता रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से वहां से खबरें सामने आ रही है, जरा ब्लॉग जो लिख रहा है वो लिख रहा है कि सिंध हुकूमत ने भी सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया है, और जहां 144 इम्पोज कर दिया गया है वहीं पर सख्ती के साथ कराची के आसपास भी इस तरीके की सूरत हाल जो बनती हुई नजर आएगी। तो ये तो थी जनाब सूरत हाल पाकिस्तान की, लेकिन फटाफट से जरा आते हैं हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर, उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना। लेकिन जम्मू कश्मीर की खबरों पर आने से पहले आपको बताते चले कि अब एक बार फिर रात की परवाजों पर लग सकती है ब्रेक। श्रीनगर एयरपोर्ट पर लग सकती है ब्रेक, क्योंकि मरम्मत का काम एक बार फिर हाथ में लिया गया है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे के अपग्रेडेशन का काम दोबारा से हुकाम की तरफ से लिया गया है। मुख्तलिफ जुमरों में, मुख्तलिफ फेसेस में ये काम मजीद आगे बढ़ेगा, लेकिन जो रात की परवाजें थी या शाम की परवाजें कह लीजिए, वो फिर से मुतासिर होने का इम्कान जाहिर हो रहा है। चूंकि लाइटिंग का निज़ाम है वो पहले दुरुस्त नहीं था, उसे दोबारा से ठीक किया जा रहा है, और जो अप्रोच लाइट्स हैं उनको भी तब्दील किया जा रहा है। इस बार जो सरकार की तरफ से या मुतलका हुकाम खासतौर से जो काम को अंजाम दे रही है, उनका ये मानना है कि जो अप्रोच लाइट्स हैं उनकी कमी महसूस की गई, जिसके बाद डायरेक्टर जो कुलदीप सिंह हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और श्रीनगर के अंदर इनकी जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से भी ट्वीट करके भी ये जानकारी दी गई कि नई जो लैंडिंग सिस्टम है या जो नए आलात हैं उनका इस्तेमाल श्रीनगर हवाई अड्डे पर किया जा रहा है, और भारतीय फिजाइया की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं, और नए आलात या इंस्ट्रूमेंट्स का इससे पहले यहाँ पर तैयारी होगी या इंस्टॉल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसका आगाज़ हो चुका है। जिसका मतलब ये हुआ कि रात के वक्त में जब काम चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो परवाजें सिर्फ 15 या 20 दिन हुए, अभी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जम्मू के साथ साथ श्रीनगर से भी रात की परवाजें चलेंगी, और गो एयर की सबसे पहली ऐसी परवाजें थी जो रात के वक्त में आपके सफर को आसान बनाने वाली थी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के दौरान, जिसका आगाज लगभग हो चुका है, मुरम्मत का काम जब हाथ में लिया गया है, अपग्रेडेशन का काम हाथ में है, लाइटिंग का सिस्टम थोड़ा ठप नजर आएगा, चूंकि नया पूरा सिस्टम है वो इंस्टॉल करने की आईएफ की तैयारी है, और इस सारे प्रोसेस के दौरान रात की परवाजें एक बार फिर मुतासिर हो सकती हैं। इसका बराह असर आप देखेंगे। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि रात की परवाज जो थी वो डिले हो रही थी या उसको रिशेड्यूल किया जा रहा था। अब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया है, चूंकि नाइट लैंडिंग के लिए जो सिस्टम दरकार था जी श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो सही तरीके से नहीं था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स, चूंकि एयरफोर्स का हमारा स्टेशन है, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो वहाँ पर न्यू इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करने जा रहा है, ताकि रात की परवाजें जो है वो सही तरीके से हो सके। जुलाई 15 तारीख तक मुतासिर हो सकती हैं फ्लाइटें जो शाम की हैं, और डीजीसीए ने साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से इन फ्लाइटों को चलने की इजाज़त नहीं होगी, और इसलिए रिशेड्यूल करने की बात जो है वो रखी गई है। सीधे चलेंगे इरफान फाजिल के पास, क्योंकि इसके बाद एक और खबर भी श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से है। इरफान, बड़ा शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि रनवे पर नाइट लैंडिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, और फिलहाल 15 जुलाई तक रात की परवाजों को फिर से मनसूख करने की बात रखी गई है। ट्विटर में क्या कुछ लिखा गया है और आम जो सारिफीन है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए गौर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि एयरपोर्ट जो है श्रीनगर का एयरपोर्ट, ये तो सुर्खियों में रहता ही रहता है, मगर साथ ही साथ जो फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो ट्वीट किया है, खासतौर पर लाइटिंग सिस्टम को लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी के मामलात हो, लैंडिंग के मामलात हो, इसमें अक्सर बेशतर प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल जो नाइट फ्लाइट्स है उसमें काफी ज्यादा जो है नुकसान भी दिख रहा है, और दूसरे साइड से वो कैंसिल भी हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉलेशन के हवाले से जो बात की गई है
उसके लिए एक नई अप्रोच लाइटिंग के हवाले से बात की गई है, क्योंकि अब 15 तारीख से यानी 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक इसका अल्टीमेटम दिया गया है एक नई लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। और डीजीसीए ने यह भी कहा था कि जो ये लाइट ऑपरेशंस है, खासतौर पे जो नाइट फ्लाइट ऑपरेशंस है, ये तब तक परमिट नहीं होगी जब तक पुरानी लाइट्स पूरी तरह से हट जाएगी और नई लाइट्स का जो गैजेट सिस्टम है उसे इंस्टॉल किया जाएगा। और यह भी खबर आ रही है कि पिछले कई दिनों से तकरीबन 4 फ्लाइटें जो है शाम के वक्त जो है वो कैंसिल भी हो रही है, क्योंकि इसके हवाले से काफी ज्यादा जो ट्रैवलर्स है, जो पैसेंजर्स है, वो खफा है, वो नाला है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर डिसीजन है वो ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, मगर इस सिचुएशन को पहले हैंडल करने के लिए एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप नेसेसरली इन सारी फ्लाइट्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेंशियलिटीज को डेवलप करने के लिए बढ़ा रहे हैं, मगर दूसरे साइड से कई सारे ऐसे ट्रैवलर्स है, पैसेंजर्स है, जिनको ये भी नहीं पता था कि उनकी टिकट है तो आप उन्हें रीशेड्यूल करना है, क्योंकि एक साइड से वो कह रहे हैं कि इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड और अपने रीशेड्यूलिंग को दोबारा से रीशेड्यूल कीजिए, जो कि डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी है। मगर इस सिस्टम को ठीक करने से पहले एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, और टिकटिंग और फ्लाइट्स को लेकर एक अनाउंसमेंट ये होनी चाहिए थी कि जितने भी पैसेंजर्स है वो काफी ज्यादा बाद में प्रॉब्लम में ना आए। अब ये एब्रप्टली जो डिसीजन लिया गया है, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट का काम होगा नई फ्लाइट लाइनिंग सिस्टम के साथ, आईएफ का जो फैसला आया है, मगर इसमें सर ट्रैवलर्स और पैसेंजर्स को भी काफी जो ऑपरेशन का काम है इरफान, क्या किसी किस्म की कोई एडवाइजरी भी आई जो कि काम भी हाथ में लेना था, और दूसरा टिकट्स की शेड्यूलिंग की आप बात कर रहे हैं? चलिए, लगता है राब्ता कट गया। बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर भी जी श्रीनगर एयरपोर्ट से और शारजा फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है उस पर हाँ ना के बीच एक बार फिर एक और बयान जो है वह हुकूमती सतह पर जारी कर दिया गया है, और अब यह कह दिया गया है कि 1 जून से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर शारजा की फ्लाइटें बाकायदगी के साथ चला करेंगी। दोबारा 1 जून की तारीख को तय किया गया है, जब एक बार फिर से मुसाफिरों को राहत मिलेगी। तादाद कम हुई है, वाज़े कमी देखी गई है, ये सरकार ने भी एतराफ़ किया है। लेकिन गुज़श्ता बरस 23 अक्टूबर को परवाज़ को जब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डॉक्टर ए.के. मेहता की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि इस परवाज़ के शुरू होने में 2 तरह की परेशानियां आई। एक तो शुरुआत में किराया काफ़ी ज़्यादा था, वो शिकायत कुछ लोगों की तरफ से। दूसरा, पाकिस्तान का जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ से इस परवाज़ को जाना था, वहाँ पर कुछ टेक्निकल बुनियादों पर और भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, उसकी वजह से परेशानियाँ आई। और ये सफ़र लंबा होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जहाँ पर परवाज़ को शुरू कर दिया गया, लेकिन बीच में अचानक से इसे रोकना पड़ा, परेशानियाँ एक बार फिर से आई। अब जाकर 1 जून से शारजा से श्रीनगर बराह रास्त ये परवाज़ दोबारा होगी, और हफ्ते को 9 बजे, रात के 9 बजे शारजा से जो कि परवाज़ रवाना होगी, और जुमे रात को ये परवाज़ जो है वो एतवार को ये परवाज़ जो है वो 8:15 पर जो कि ट्वीट करके जानकारी दी गई है 1 जून से साल 2022 से, यानी कुछ दिनों का फर्क रह गया है, जिसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगी। दूसरी बात जो है, इस प्रवास के शुरू होने से बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर से यूएई, दुबई और बाकी दुनिया भर के हिस्सों में जाने वाला सेब हो, ड्राई फ्रूट्स हो, वो तमाम लोग जिन्हें इस बार एक्स्ट्रा फेयर्स पड़ रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर है कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा से इन परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा श्रीनगर से शारजा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा रामबन में उस हादसे के हवाले से भी बात करते हैं जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग जख्मी हुए थे, और अब जाकर जो तफसीलात सरकार की तरफ से दी गई हैं उसमें कल हमने आपको कहा था कि कमेटी तश्कील दी गई है, और ख़बर यह है कि कमेटी के जो 3 अरकान हैं वो उस साइट पर पहुंच गए हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं चीज़ों का, जहां पर यह हादसा हुआ था। टनल का एक हिस्सा मुनहदम होने के बाद 10 लोगों की हलाकत हुई थी। 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है, और ये तहकीकात करेगी कि हादसे की वजूहात क्या है। मरकज़ी वजारत जो है उसकी जानिब से ये कमेटी तश्कील दी गई है, और जिम्मेदारी जो दी गई है, एक तो तमाम वो वजूहात क्यों यह हादसा पेश आया और आगे की हिकमत अमली क्या है कि जब ट्रायल्स होंगे कामयाबी के साथ, अगर ट्रैफिक कुछ महीनों बाद ट्रायल्स की जब तैयारी की जाएगी तो
मुस्तकबिल में ऐसा कोई हादसा पेश ना आए, वहां पर कैसे जो है तहफ्फुज के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं, वो कमेटी की तरफ से रेकमेंड किया जाएगा और अपनी रिपोर्ट अगले 10 दिनों के दौरान इस कमेटी को वो सरकार के सामने रखनी है। और जिम्मेदारी दी गई है प्रोफेसर JT साहू को, IIT दिल्ली से इनका ताल्लुक, वो इस कमेटी को हेड करेंगे। 3 मेंबर्स में वो सीनियर मेंबर्स में से एक होंगे और 10 दिनों के अंदर कमेटी में इस पैनल ने जो है वो सरकार के सामने रिपोर्ट रखनी है। एक तो वो वजूहात कि हादसा क्यों पेश आया, 10 लोगों की जान गई, दूसरा आने वाले दिनों में सिक्योरिटी के हवाले से जो मजदूर यहां काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से वाबस्तगी जिन लोगों की है, उन तमाम लोगों के तहफ्फुज को भी यकीनी बनाया जाए। और एक जो 2 दिन पहले हम आपको बता चुके हैं कि टनल्स के ऑडिट को लेकर भी काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, तो उस रिपोर्ट के साथ भी इस पैनल की रिपोर्ट को जोड़कर देखा जाएगा जो 10 दिनों के अंदर मरकजी वजारत के सामने आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है जो अपना काम शुरू कर रही है, लेकिन हमारे जराया ये बता रहे हैं कि अगर दिल्ली से ये खबर है, लेकिन कश्मीर आते आते इस खबर का कोई भी असर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रात देर गई तक यही मानना था कि उनके पास अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बारे में नहीं आया है, जबकि मिनिस्ट्री कह रही है कि उनकी टीम साइट पर पहुंच चुकी है। ये ऑफिशियल वर्जन हम आपके सामने रख रहे हैं, ऑफिशियल बात रख रहे हैं। तो सवाल ये है, टीम अगर आई है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक भी, जब आप और हम बात करें, कोई हाई लेवल कमेटी नहीं बनाई जो इस चीज़ को देखी कि क्या वाकई तौर पर जो कवायद ज़वाबित है उनकी पासदारी की गई थी या नहीं, और आइंदा इस तरीके की वाक़यात ना हो उस सिलसिले में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हुकूमत यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तरफ से अभी तक भी कोई बड़ा फैसला इस सिलसिले में नहीं हुआ। 10 लोगों की जान गई थी, 3-4 लोग जख्मी हुए थे और हर दिन इस तरीके के इंसिडेंट्स, छोटे छोटे इंसिडेंट्स वहाँ होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। लेकिन हुकूमती सतह पर 2 बयानात सामने हैं, एक मरकजी वजारत का है जिसकी तफसील आपको आसिफ ने थोड़ी देर पहले बता दी, लेकिन वहीं पर सिविल सोसाइटी जो रामबन की है, बानिहाल की है, गूल के आसपास के इलाकों के जिनके मजदूर वहाँ काम करते हैं, उनका मानना है कि हुकूमत की सर्द महरी से वो इंतहाई मायूस है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बड़े पैमाने पर अब मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। कब वो आएंगे, कितने बजे आएंगे, क्या कुछ उनका प्रोग्राम रहेगा, रोशनी का मामला एक बार फिर